चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं कि धारा और विभवांतर यानी कि विभव के बीच में जो कलांतर होता है वो क्या होता है, और साथ ही हम बात करेंगे फेजर आरेख की। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो मेन टॉपिक है, मेन जो बात है, आगे हम जो पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम में आता है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि आप फेजर आरेख और धारा और विभवांतर के बीच में जो कलांतर है उसे समझ पाए या फिर नहीं समझ पाए। तो आज की जो चीज है वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आज की चीजों को अगर हम समझ जाते हैं तो फिर ये समझिए कि आगे का हमारा जो लेसन है वो पूरा कंप्लीट हम आसानी से करेंगे, बहुत आसान लगेगा और साथ ही हम एग्जाम में अच्छे से इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के इस चीज को क्या है, आप बहुत ध्यान से, कंसंट्रेशन से क्या है इसे देखें और साथ ही क्या है नोट्स बनाएं, लेकिन बात समझने वाली ज्यादा है, खोपड़े में घुसाने वाली ज्यादा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि यहाँ पर जो धारा व विभव के मध्य कलांतर है, फेजस अवधारणा है, वो क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों से क्या क्या ऊपर इफेक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे बात करें हम तो ये बताने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कि जो कलांतर है वो क्या होता है। कलांतर किसी भी समय उसकी स्थिति व दिशा का ज्ञान करा, जो कला है वो क्या करती है, किसी भी समय स्थिति और दिशा का ज्ञान कराती है, उसे हम क्या कहते हैं, कला कहते हैं। और स्थिति और दिशा में जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कलांतर कहते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, कलांतर कहेंगे। ओके, ऑलराइट, चलिए तो यहां फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि धारा व विभव के मध्य कलांतर क्या होता है। देखिए, जो प्रत्यावर्ती जो धारा होती है ये क्या होती है, किसी परिपथ में होकर बहती है। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में होकर बहती है तो ये मैंने आपके लिए बताया है कि इसमें क्या होता है, ये अपने मैक्सिमम मान पे जाती है और फिर मैक्सिमम मान से घटती है। तो दो चीजें हो गई, एक तो हो गया प्रत्यावर्ती विभव और एक हो गया प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती परिपथ जो होता है उसमें प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव ये जरूरी नहीं कि दोनों एक ही साथ अपने अधिकतम मान पे जाएं और एक ही साथ क्या हो, अपने न्यूनतम मान पे जाएं। ठीक है, तो धारा और विभव जो होते हैं ये एक ही साथ किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में अपने अधिकतम मान को ग्रहण नहीं करते। ऐसा होता है ये कभी कभी तो एक साथ अधिकतम मान को ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ परिपथों में क्या है, पहले विभवांतर जो विभव है वोल्टेज अधिकतम मान पे पहुंच जाता है, धारा थोड़ी देर बाद अधिकतम मान पे पहुंचती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि धारा जो है वो अधिकतम मान पे पहले पहुंच जाती है और वोल्टेज उससे क्या होता है, थोड़ी देर बाद जो है पहुंचता है। ठीक है, तो इस तरीके की बातें हैं, तो इन दोनों को क्या है हमें समझना है। तो यहाँ पे कला और जो ये जो धारा और विभव है इसके बीच में क्या होता है, काफी मतलब कलांतर आ जाता है। अगर मान लीजिए कि धारा पहले आ गई और वोल्टेज क्या है अपने मैक्सिमम मान पे बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब धारा और विभव में क्या हो जाता है, धारा और जो वोल्टेज है उसमें क्या है, कलांतर उत्पन्न हो गया है। क्या है, कलांतर, यानी कि स्थिति और दिशा में क्या है, अंतर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही समझना है कि कलांतर जो है वो क्या होता है और किस तरीके से उसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना तो आप समझ गए ये होता है। अब बात ये आती है कि इसको दिखाने के लिए, यानी कि अब जो कलांतर इसमें आया है उसको दिखाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो इनके बीच में जो कलांतर होता है उसे दिखाने के लिए क्या होता है, हम फेजर्स आरेख यानी घोड़ी सदिश का उपयोग करते हैं। किसका, फेजर्स आरेख यानी घोड़ी सदिश, और इनका उपयोग करते हैं। तो फेजर्स आरेख और घोड़ी सदिश किस तरीके से हमें दिखाते हैं कि जो धारा है और वो जो कलांतर है किस तरीके से इसमें दिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें क्या है समझनी है कि कौन से ऐसे परिपथ हैं जिनमें धारा आगे चली जाती है और कौन से ऐसे परिपथ हैं जिनमें वोल्टेज आगे चला जाता है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है समझना है। तो पहली बात, अभी तक आप ये समझ चुके हैं कि अगर ऐसा कोई परिपथ है तो उस परिपथ में क्या होता है, कलांतर हो सकता है, यानी कि विभवांतर उसमें आगे पहले चला गया अपने अधिकतम मान पे और धारा बाद में आई, तो इसका मतलब वहां पर क्या हो गया, ये आगे पीछे चल रहे हैं तो इनमें कलांतर है, तो कलांतर पैदा हो सकता है। अगर दोनों एक साथ अपने अधिकतम मान पे जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इनके बीच में कलांतर नहीं है, यानी कि अब इनके बीच में कलांतर कैसा है, शून्य है। ठीक है, कलांतर कैसा है, शून्य है। तो चलिए यहाँ पे क्या होता है, फेजर्स आरेख जो है वो दिखाया जाता है। फेजर्स आरेख क्या होता है, घोड़ी सदिश होता है जो कि अपने क्या है, मूल अक्ष के सामने चारों ओर क्या होता है, घूमता है। तो यहाँ पे हम अपने टॉपिक से रिलेटेड अच्छा जो है आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप आसानी से समझ जाए, ज्यादा कंफ्यूजन हम आपको नहीं बढ़ा रहे हैं। चलिए हम यहाँ पे पहली कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं, पहली कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं, हम पहली कंडीशन ये लेके चल रहे हैं कि यदि कोई परिपथ ऐसा है, यदि परिपथ में, यानी कि यदि परिपथ है हमारा कैसा परिपथ है, परिपथ में विभवांतर या परिपथ में विभवांतर, ठीक है, क्या होता है, ये परिपथ में क्या होता है, विभवांतर
किताब में जो लिखा है वहां लिखा हुआ है कि धारा विभवांतर से पहले चली जाती है, तो मैं विभवांतर विभवांतर यानी कि वोल्टेज वोल्टेज को लेके चल रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे। तो ये उल्टे होने से क्या है, समझने पे कोई प्रोसेस यानी समझने पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वैसी चीज है, ठीक है। तो विभवांतर धारा से पहले अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर लेता है, ठीक है, कर लेता है। यानी कि जो विभवांतर है, विभव है, वो क्या कर लेता है, अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर लेता है, किससे, धारा से पहले। यानी कि पहले विभवांतर अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर लेता है और धारा जो है वो बाद में क्या करती है, अपने अधिकतम मान को प्राप्त करती है। तब इस स्थिति में क्या कहेंगे हम, देखो मोटा मोटा बिल्कुल समझ रहे हैं हम। तब वोल्टेज, तब जो क्या होता है, वोल्टेज जो होता है, तब वोल्टेज धारा से, तब वोल्टेज धारा से कला में अग्रगामी होता है, कला में अग्रगामी होता है। अग्रगामी का मतलब होता है आगे चलने वाला, यानी कि जो विभवांतर है, विभव है, वोल्टेज है, वो क्या हो रहा है, वो धारा से अग्रगामी आगे चल रहा है, वो अधिकतम मान पे पहुंच गया और धारा अभी अधिकतम मान पे नहीं पहुंची है, वो पहुंचने वाली है, अग्रगामी होता है या कहलाता है, ठीक है, अग्रगामी कहलाता है। दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो हम लिखते हैं वोल्टेज धारा से कला में अग्रगामी होता है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इसी बात को हम ये कह सकते हैं, धारा वोल्टेज से, धारा वोल्टेज से कला में पश्चगामी होती है, कला में पश्चगामी होती है, ठीक है। तो धारा क्या होगी, कला में कैसी होगी, पश्चगामी होती है। ओके, यहां पे क्या समझ में आया कि जो धारा है वो वोल्टेज से कैसी होती है, कला में पश्चगामी होती है। धारा, दोनों ही एक बातें हैं, या तो ये कह दो वोल्टेज धारा से अग्रगामी है, आगे चल रहा है, या ये कह दो कि धारा जो है वो क्या है, वोल्टेज से पीछे चल रही है, ठीक है। मैं आपके पीछे हूं या आप मेरे पीछे हो, ओ सॉरी ये तो गड़बड़ हो गई है, कोई किसी के पीछे नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं आपके पीछे हूं, मैं आपके पीछे चल रहा हूं, ऐसा कहूं, ठीक है। या फिर मैं ये कह दूं कि आप मेरे आगे चल रहे हो, तो क्या है, दोनों एक ही बातें हैं, दोनों एक ही चीज है, तो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। हमारा कम्युनिकेशन क्या है, ठीक से सही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ऐसे लिखा जा सकता है कि वोल्टेज धारा से कला में अग्रगामी कहलाता है और धारा जो होती है वोल्टेज से कला में क्या होती है, पश्चगामी होती है। ओके, तो कब कहलाती है ये, जब कहलाती है जब जो वोल्टेज है क्या होता है, जो वोल्टेज धारा से पहले ही क्या कर लेता है, अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर लेता है। तो इस स्थिति में इसका जो फेजर आरेख है वो कैसे दिखाया जाएगा, इस स्थिति में क्या होता है, इसका फेजर आरेख कैसे दिखाएंगे, फेजर आरेख हम इस तरीके से दिखाएंगे कि देखो अब यहां इस एक्स अक्ष पर हमने क्या ले लिया है, समय ले लिया है, यानी कि ये एक्स अक्ष है, इस पर क्या है, समय, यानी कि समय है, यानी कि इधर क्या है, टाइम दिखा रहे हैं कि टाइम किसने कितना ज्यादा लिया है, ये इसका मूल बिंदु है। यहां पर क्या है, अब हम एक ग्राफ यहां पे ऐसे करके बनाते हैं, चलिए यहां करके ग्राफ को क्या है, हम ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है, हमने एक ग्राफ बनाया ऐसे करके, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया है। अब जो ग्राफ हमने बनाया है, इसमें ये ग्राफ किसके लिए है, v के लिए है, ये किसके लिए है, v के लिए। और यहां पर क्या हो गया है, इसका मान जो है v नॉट है। यहां पर इसने अधिकतम मान कहां पे प्राप्त कर लिया, ये वोल्टेज के लिए बनाया हमने, वोल्टेज के लिए अधिकतम मान कहां प्राप्त कर लिया इसने, यहां पे। दूसरा ग्राफ में मैं इसमें दिखाता हूं कि धारा कैसे बह रही है। तो धारा जो है वो इस तरीके से है, धारा जो है वो किस तरीके से है, इस तरीके से। जो डॉट डॉट करके मैं दिखा रहा हूं ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, ये धारा को प्रेजेंट कर रहा है, आई को, ठीक है। ये आई वाला ग्राफ है, ये विभव वोल्टेज का है, ये किसका है, करंट का, और ये किसका है, वोल्टेज का। तो करंट और वोल्टेज के दोनों के ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं और दोनों के अधिकतम मान। यहां पर क्या है, वी नॉट है, ठीक है, मैंने इधर दिखाया। और सेम ऐसे ही यहां पर क्या है, आई नॉट है, यहां पर क्या है, आई नॉट है, यहां पर क्या, आई नॉट, ऐसे करके लिख दें, कैपिटल आई बना दूं मैं धारा के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इसके लिए है, आई के लिए, और यहां पर मैंने बना दिया, ये क्या है, आई नॉट है। तो यहां पर क्या है, धारा ने क्या है, अपना अधिकतम मान प्राप्त किया। अब समय अक्ष पे जाके देखते हैं, किस पे देखते हैं, समय अक्ष पे जाके देखते हैं। जब हम समय अक्ष पे देखें तो देखो वोल्टेज ने तो कहां पे मान प्राप्त कर लिया, इतने समय पर ही क्या है, अधिकतम मान प्राप्त कर लिया। और जो धारा है इसने क्या किया, थोड़ी देर और टाइम लगाया, इधर को क्या है, टाइम दिखाया जा रहा है, इधर को क्या दिखाया जा रहा है,
टाइम दिखाया जा रहा है कि टाइम इतना, इधर इधर बढ़ेंगे तो टाइम बढ़ेगा, इसका मतलब वोल्टेज पहले अपने अधिकतम मान पे चला गया और जो धारा है वो क्या है अपने बाद में अधिकतम मान पे पहुंची। ठीक है, पहले कौन, वोल्टेज ने अधिकतम मान कर लिया, उसके बाद काफी देर बाद यानी यहां तक का समय यहां पर और फिर यहां पर समय में अंतर है ना, तो इसका मतलब पहले वोल्टेज पहुंच गया और उसके बाद कौन पहुंची, धारा पहुंची। तो इसका मतलब है इसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज क्या है धारा से कला में अग्रगामी है, आगे चल रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका फेजर आरेख हो गया। क्या हो गया, ये इसका फेजर आरेख हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, कला आरेख कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, कला आरेख कहते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ रहे हैं। ये इसने अपना अधिकतम मान प्राप्त कर लिया है, यहाँ पर अक्ष पर दिखाई दे रहा है, ये पहले और बाद में जाके क्या है फिर धारा ने अपना अधिकतम मान प्राप्त किया है। तो कला आरेख है। कब ये कब बनाया जाएगा, ये तब बनाया जाता है जब क्या होता है, वोल्टेज आगे चल रहा है। बिल्कुल सिंपल बात है, पहले इसको उठा दो, बाद में थोड़ी दूर ले जाके इसको उठाइएगा तो ऐसा हो जाएगा। आइए यहाँ पे बनाते हैं इसका घूर्णी सदिश। घूर्णी सदिश जो बनाया जाता है उसमें क्या है, अब यहां पर क्या है हमने दिखाया यहां पर ऐसे करके, इसका ये क्या है मूल बिंदु, ये वाई अक्ष और ये क्या हो गई इसकी एक्स अक्ष हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई एक्स अक्ष और ये क्या हो गई इसकी वाई अक्ष। अब घूर्णी सदिश में इसके तीर की लंबाइयां जो होती हैं, इसमें तीर बनाए जाते हैं, जो तीर की लंबाइयां हैं वो क्या करती हैं, इसके अधिकतम मान को प्रदर्शित करती हैं। तो हमने दिखाया यहां पे कि ये क्या है, ये जो घूर्णी सदिश है कहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, यहां से। ठीक है, यहां से ऐसे करके घूमना शुरू होता है एंटी क्लॉकवाइज और यूं करके घूमते हुए यूं आता है। ठीक है, कैसे आता है, यूं करके। ठीक है, शुरू कहां से होता है जी, ये यहां से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, यहां से। अब हमने दिखाया कि वोल्टेज जो है वो क्या है, वी नॉट में कहां पर है, वोल्टेज कहां पर है, यहां पर। ठीक है, ऐसा कर देते हैं। अच्छा, अब हम यहां पे ये देख रहे हैं कि जो वोल्टेज है वो धारा से क्या है, कला में अग्रगामी है। इसका मतलब वोल्टेज तो कहां पर है, यहां पर है, वी नॉट है, आगे चल रहा है, और जो करंट है, धारा है, वो क्या होती है, इससे पीछे चल रही है। तो जो घूर्णी सदिश होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से कि वोल्टेज यहां से मैंने बताया ऊपर की ओर चलते हैं, तो चलते हुए ये सुइयों की तरह समझिए। किसकी तरह समझिए, सुइयों की तरह। तो पहले सुई कौन सी, वी नॉट वाली आगे चल रही है और आई नॉट वाली कैसे चल रही है, पीछे चल रही है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो इस तरीके से क्या है हम दिखा देते हैं, ये क्या है, V के लिए है और ये वाला जो लाइन, ये वाली जो सुई है, ये किसके लिए है, धारा I के लिए है। चलिए 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 चलिए, ऐसी क्या बद्दुआ दे रहे हो कि मेरा बोर्ड बोर्ड भी टूट रहा है, तो इतना बुरा सोचिए मत, इतना गालियां मत दीजिए, सेल्फ कंट्रोल कीजिए। बोर्ड बोर्ड टूट रहा है मेरा ना, तो ऐसा नहीं करना है आपके लिए। ठीक है, चलो अपने काम की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो ये समझ में आ गया, यहाँ पे क्या है, वी नॉट आपको आई नॉट से क्या है आगे दिखाई दे रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम घूर्णी सदिश। क्या कहते हैं इसे, घूर्णी सदिश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, घूर्णी सदिश। ठीक है, चलिए, तो इसे क्या कहा जाता है, घूर्णी सदिश। यहां तक क्या है आप इसे नोट करिएगा, ये दोनों ही कंडीशन में से आपको एक कंडीशन को क्या है याद रखना है और उसको समझ लेना है अच्छे से। ठीक है, तो यहां पर क्या है आप नोट कीजिएगा। चलो आगे हम बात करते हैं, अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम इसका उल्टा करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, इसका उल्टा। उल्टा में क्या करें, ठीक है, उसमें हम लिखते हैं यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज, प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज धारा से कला में पश्चगामी हो, धारा से कला में पश्चगामी हो, पश्चगामी हो। ठीक है, इससे पहले वाले की जो है एक चीज छूट गई। ठीक है, इससे पहले, अभी इस पे ध्यान नहीं दीजिए, इससे पहले वाले की दो चीज छूट गई। उसमें हम कह रहे थे वोल्टेज जो है वो कला से कैसा चल रहा है, आगे चल रहा है। तो हम इनके समीकरण बनाएंगे, तो V बराबर जो बनाएंगे वो V नॉट साइन ओमेगा टी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और I का जो समीकरण होता है वो I बराबर क्या होगा, I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आप कैपिटल I बना रहे हैं तो कैपिटल I बना लें, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी और V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। इस वाले की नहीं बात कर रहा हूं, इससे जस्ट पहले जो है उसमें क्या किया था, हमने कहा था जो वोल्टेज है वो क्या है, उसे धारा से कला में क्या है आगे चल रहा है, तो इसलिए यहां पर साइन ओमेगा टी के पीछे क्या लिख देंगे,
फाई लगा देंगे। इसका मतलब इस वाले नीचे वाले समीकरण में देखिएगा क्या जुड़ा हुआ है, फाई और जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है यहां वोल्टेज आगे है और धारा कैसी है, पीछे है। ठीक है, वोल्टेज कैसा चल रहा है, आगे, यानी कि जुड़ रहा है उसमें, तो क्या है वो आगे है। और अगर किसी चीज घट रही है तो वो क्या है, फिर पीछे चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे समीकरणों को देख करके इन समीकरणों से हम ये पता लगाते हैं कि कौन चीज आगे चल रही है और कौन चीज क्या हो रही है, पीछे चल रही है। ओके, यहां तक। तो इन दोनों समीकरणों को भी क्या है वहां पर लिख दें कि जो यहां पर फाई है ये बता रहा है कि वो क्या है, कालांतर में क्या है, 5 डिग्री आगे चल रहा है। ठीक है, ओके, आगे चलिए। अब दूसरी कंडीशन पे विचार करते हैं। यदि प्रत्यावर्ती परपथ में वोल्टेज धारा से कला में क्या है, पश्चगामी है। क्या है, पश्चगामी है। इसका मतलब क्या है कि उसमें धारा तो पहले अधिकतम मान पे पहुंच जाती है और वोल्टेज क्या होता है, बाद में अपना अधिकतम मान ग्रहण करता है। अर्थात यहां पर इसका मतलब, अर्थात क्या हुआ, अर्थात वोल्टेज, अर्थात धारा वोल्टेज से पहले, अर्थात धारा वोल्टेज से पहले अपना अधिकतम मान ग्रहण कर लेती है, अपना अधिकतम मान प्राप्त करती है, अधिकतम मान प्राप्त करती है। ओके, यहां तक करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो धारा है वो वोल्टेज से पहले क्या करती है, अपना अधिकतम मान प्राप्त करती है, वो अपना अधिकतम मान प्राप्त कर लेगी। तो इसका जो फेजर आरेख है वो क्या कहना, वो कैसे बनेगा, आप समझ रहे हैं। वोल्टेज धारा से कला में पश्चगामी है, ऐसा कह दीजिए, या फिर ये कह दीजिए कि जो धारा है वो क्या है, कला में अग्रगामी है। ठीक है, कला में कौन है, अग्रगामी चल रही है धारा, और वोल्टेज क्या चल रहा है, पश्चगामी। तो ये पश्चगामी अग्रगामी का चक्कर आप खुद से समझिएगा कि जो आगे चल रहा है उसको अग्रगामी, जो पीछे चल रहा है उसे पश्चगामी कहना है। तो दोनों तरीके की बातें क्या है यहाँ पे हो सकती है। आप सिर्फ एक पॉइंट को क्या है, इसे घर पढ़े अपने आप और सेल्फ स्टडी से क्या है निष्कर्ष निकालें और समझने का प्रयास करें, अपने दिमाग में क्या है इसको बिठाएं। कैसे बनाएं फेजस आरेख, फेजस आरेख बना लेते हैं। चलिए, इसका फेजस आरेख बनाने के लिए क्या करें हम, हमने ये बनाया, हमने दिखाया कि ये जो इसकी क्या है, मूल एक्सिस है, यानी कि टाइम वाली है, कौन सी है, टाइम वाली। ठीक है, तो इस पे हमने क्या लिया, एक्स अक्ष पे क्या ले लिया हमने, टाइम ले लिया। क्या ले लिया, टाइम। ये क्या है, इसकी वाई अक्ष है। अब हमने क्या है, फिर से वही ग्राफ बनाएंगे। तो फिर से जब ग्राफ बनाएंगे तो इसमें क्या है, हम धारा बनाते हैं। धारा जो है वो क्या है, डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं हम। तो धारा क्या कर रही है, ऐसे ऐसे करके चल रही है, प्रत्यावर्ती धारा है, ऐसे ही चलती है। इस तरीके से क्या है, धारा यूं करके ऐसे करके चलती है। ठीक है, चल रही है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे हम पहले ही ये कह चुके हैं कि वोल्टेज धारा से कला में पश्चगामी है, यानी कि जो वोल्टेज है वो पीछे चल रहा है और धारा क्या चल रही है, आगे। तो पहले क्या है, धारा अपने अधिकतम मान को प्राप्त करेगी इस बिंदु पे। तो इसका मतलब वोल्टेज जो होगा इस बिंदु से आगे जाकर कहीं अपना अधिकतम मान प्राप्त करेगा। तो उसके लिए क्या है, उस ग्राफ को जरा नीचे से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं, नीचे से, और इस तरीके से बढ़ाते हैं, और इस तरीके से क्या है वो अपने अधिकतम मान को जो है प्राप्त करता है। ठीक है, ऐसे करके। तो ये कहां पर प्राप्त कर लिया इसने, यहां पे प्राप्त कर लिया, और इसने कहां पे प्राप्त किया है, यहां पर प्राप्त किया है। यहां पर क्या है, इसने प्राप्त किया है, ये क्या हो गया आपका आई नॉट, और ये क्या हो गया आपका वी नॉट हो गया। ठीक है, तो यहां पे साफ दिखाई दे रहा है कि ये किसके लिए ग्राफ बनाया गया है, ये आई के लिए, और ये वाला ग्राफ किसके लिए बनाया गया है, वी के लिए बनाया गया है। तो यहां पर वोल्टेज क्या है, धारा से पश्चगामी चल रहा है, पीछे चल रहा है। तो आओ चित्र बना लेते हैं। इधर कौन सा वाला चित्र बना है, अब हम घोड़ी सदिश बना लेते हैं। इसका घोड़ी सदिश वही सिंपल वाली बात है। यहां पर हमने लिया ये एक्स अक्ष, ये क्या है, वाई अक्ष। ठीक है, ये मूल बिंदु इसका, ये क्या हो गया, मूल बिंदु। तो इसमें क्या है, आगे कौन चल रहा है, इसमें आगे धारा चल रही है। तो धारा का चित्र यहां पे बना दीजिएगा। तो ये क्या है, आई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। वोल्टेज कैसा चल रहा है, पीछे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या बना दीजिएगा, वी नॉट, यानी ये वाली सुई पीछे और वो वाली सुई क्या है, आगे। पहले वाली कंडीशन की क्या चल रही है, ये उल्टा चल रहा है। क्या चल रहा है, उल्टा चल रहा है। ठीक है, ये किसके लिए प्रेजेंट कर रहा है, ये आई के लिए, और ये वाला जो है ये किसके लिए प्रेजेंट कर रहा है, ये वी के लिए प्रेजेंट कर रहा है। ये किसके लिए प्रेजेंट कर रहा है, वी के लिए। ये क्या है, इसका कला आरेख है। क्या है, कला आरेख, यानी फेजस आरेख है। क्या है, ये कला आरेख, और ये क्या है, इसका घोड़ी सदिश है। तब हम कैसा बनाएंगे, इस तरीके से जो है इसे बनाएंगे। तो यहां तक की बात मुझे लगता है अब आप क्या है, सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, समीकरण कैसे बनाएंगे इनके, तो अब लिख लीजिएगा यहाँ पे, क्या लिख लीजिएगा कि I बराबर मान लीजिए क्या चल रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। I बराबर कितना चल रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी चल रहा है। I बराबर कितना चल रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज जो होगा V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी।
ठीक है, अभी इतना लिखे तो ये दोनों समान कला में है, लेकिन ये क्या है, पीछे चल रहा है ना, तो पीछे चल रहा है तो माइनस क्या कर दीजिएगा, यहाँ फाइव लगा दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें से क्या है, फाइव और घट रहा है, तो ये कैसा चल रहा है, पीछे चल रहा है। यहां तक की बात है, ये इनके क्या हो गए, समीकरण हो गए। ठीक है, यहां तक की बात क्या है, नोट की जाए। जहां तक नोट किया, अब तीसरी कंडीशन जो है वो आती है। ठीक है, अरेंज करते हैं इसको। तीसरी कंडीशन में क्या करेंगे, तीसरी कंडीशन क्या है उस चीज पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन में क्या होंगे, ये दोनों समान कला में होंगे, यानी कि दोनों ही क्या करेंगे, साथ साथ अपने अधिकतम मान को प्राप्त करेंगे। वोल्टेज और धारा दोनों ही एक साथ बढ़ेंगे और एक साथ ही क्या होंगे, घटेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है, दोनों क्या होंगे, ये समान कला में होंगे। कैसे होंगे, समान कला में होंगे। ठीक है, चलिए दोनों क्या होंगे फिर, ये समान कला में होते हैं। चलिए यहां पर बात करते हैं, यदि धारा व विभवांतर, यानी कि धारा व वोल्टेज, धारा व वोल्टेज दोनों एक साथ अपने अधिकतम मान को प्राप्त करते हैं, एक साथ अपने अधिकतम मान को प्राप्त करते हैं। दोनों एक साथ क्या करते हैं, अपने अधिकतम मान को प्राप्त करते हैं, तब क्या होगा, प्राप्त करते हैं तब धारा व वोल्टेज, विभव भी कह सकते हैं, विभवांतर भी कह सकते हैं, धारा व वोल्टेज समान कला में, वोल्टेज समान कला में कहलाते हैं। तब दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों ही समान कला में कहलाते हैं, समान कला में होते हैं। आइए फेजर आरेख बनवा लो। फेजर आरेख, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये यहाँ पे क्या टी है, इस अक्ष पर क्या बढ़ रहा है, टी, यानी कि इस पे समय बढ़ रहा है। यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, ऐसे करके बढ़ा हुआ है समय। यहाँ पर ऊपर है एक्स मान। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज के लिए बना देते हैं। चलो मैंने किसके लिए बना दिया, ये वोल्टेज के लिए। अब बात ये थी कि यहाँ पर धारा और जो वोल्टेज है ये क्या है, एक साथ ही क्या करते हैं, अपने मैक्सिमम मान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं, एक साथ अपने मैक्सिमम मान को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये दोनों ही क्या हैं, अपने एक ही समय पर, यानी कि एक ही समय पर क्या कर रहे हैं, अपने मैक्सिमम मान को प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या है, एक ही समय पर अपने मैक्सिमम मान को प्राप्त कर रहे हैं। तो इनका जो यहाँ पे जो फेजर आरेख बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, ये V नॉट और ये क्या आई नॉट, ये किसके लिए प्रेजेंट कर रहा है, ये V के लिए, और ये वाला जो है ये किसके लिए प्रेजेंट कर रहा है, I के लिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया इनका फेजर्स आरेख। फेजर्स आरेख कब, कौन सी कंडीशन में, जब दोनों में क्या है, कोई भी कलांतर नहीं है। इनके बीच में कलांतर कैसा है, कोई कलांतर है नहीं, तो इनके बीच में कलांतर क्या है, शून्य है। घूर्णी सदिश कैसा बनेगा, इनका जो घूर्णी सदिश होगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, घूर्णी सदिश बना देता हूं, चलो मैं, अरे कैसे टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों कैसे हैं, समान कला में है। तो कोई भी जो सुई है, न तो वो आगे चल रही है न पीछे, तो इसी एक ही सुई पर क्या है, दोनों सुइयां हैं, यानी कि सुई के ऊपर सुई है। तो इसका मतलब बी नॉट और आई नॉट दोनों ही क्या हैं, अपने समान उसमें हैं, एक्स और वाई। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, ओमेगा टी, यहां पर क्या हो गया, ओमेगा टी। ठीक है, ऐसे करके, तो इसका मतलब ये क्या है, कला में आगे पीछे क्या है, ये चल रहे, मतलब सेम कला में है, इनमें बीच में कोई भी कालांतर यहाँ पर नहीं है। ये क्या हो गया, इसका घूर्णी सदिश हो गया। क्या हो गया, ये इसका घूर्णी सदिश। इनके समीकरण कैसे बनेंगे, इनके समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि दोनों के समीकरण में कोई भी कलांतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। साइन ओमेगा टी में से न फाई घट रहा है कहीं पर और न ही क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इनके बीच में कोई भी कलांतर नहीं है। ये किस में है, ये समान कला में है, ये किस में है, समान कला में है। ठीक है, चलिए यहां तक क्या है, नोट किया जाए। आगे की बात करते हैं। अब फेजर्स आरेख आप समझ गए कि कब हम इनको, अब हम देख करके क्या है, ये पहचान सकते हैं कि कब ये आगे चल रहा है और कौन इसमें पीछे चल रहा है। ठीक है, तो कला आरेख और जो घूर्णी सदिश हैं उनको तो हम क्या करते हैं, बनाते हैं, उनको तो हम क्या करते हैं, बनाते हैं अपनी मर्जी से कि कौन आगे है कौन पीछे, उस हिसाब से चित्र बनाते हैं उनका। लेकिन अब हमारे पास क्या है,
समीकरण है, अगर हमारे पास क्या है, समीकरण है, एक समीकरण है हमारे पास क्या, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे करके दूसरा समीकरण हमारे पास i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ठीक है, और यहां पर लगा है माइनस फाइव। तो इसे देखकर आप क्या अनुमान लगाएंगे, इसे देखकर आप ये अनुमान लगाएंगे कि इसमें जो धारा है वो क्या हो रही है, वोल्टेज से पश्चगामी चल रही है, या वोल्टेज जो है वो धारा से कैसा चल रहा है, यहां पर वोल्टेज जो है धारा से आगे चल रहा है। ठीक है, आप आगे पीछे का चक्कर कर लेंगे। ठीक है, सेम अगर मैं कहूं I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, मैंने क्या लिया, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां पे लिखा मैंने V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यहां पे क्या कर दिया मैंने, प्लस फाइव कर दिया, या फिर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे माइनस फाइव। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर वोल्टेज जो है वो धारा से पीछे चल रहा है, यानी कि धारा वोल्टेज से कैसी है, आगे चल रही है। ऐसा आप क्या है करेंगे। ठीक है, ऐसा आप क्या है समझ चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम ये पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ने वाले हैं हम विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परपथ। अब हमारी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परपथ, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परपथ, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परपथ। आइए इसको समझ लेते हैं कि अब हमको करना क्या है, इसमें करना क्या है और होगा क्या और निकालना क्या है और पता क्या करना है। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परपथों का मतलब है कि अब हम विभिन्न परपथ लेंगे, जिसमें कभी तो हम एक ऐसा परपथ लेंगे जिसमें केवल प्रतिरोध लगा होगा, कभी हम एक ऐसा परपथ बनाएंगे जिसमें केवल संधारित्र लगा होगा, और एक बार हम ऐसा परपथ बनाएंगे जिसमें केवल क्या लगी होगी, कुंडली लगी होगी। ठीक है, तीन परपथ हो गए, जिसमें केवल केवल क्या लगा है, प्रतिरोध लगा है, जिसमें केवल संधारित्र लगा है, जिसमें केवल क्या लगी हुई है, कुंडली लगी हुई है। और इनको अगर हम किसी एसी सोर्स से जोड़ देते हैं, एसी सोर्स का मतलब क्या हो गया, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं, तो अलग ये परपथ क्या है, वो कहलाएंगे प्रत्यावर्ती परपथ। अब इनको पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मतलब क्या है, क्या अध्ययन करना चाह रहे हैं हम ये अध्ययन करना चाह रहे हैं कि यदि मान लीजिए कि किसी भी परपथ में केवल प्रतिरोध लगा हुआ है, तो उसमें धारा व विभवांतर के बीच में कलांतर कितना होगा, उनके बीच में कलांतर कितना होगा। इसका मतलब कि उनके बीच में कला वो समान कला में है, या वोल्टेज आगे चल रहा है, या फिर धारा आगे चल रही है। हमें यह पता लगाना होगा कि इस परपथ में वोल्टेज आगे है या फिर धारा आगे है, या फिर दोनों ही कैसे हैं, समान कला में हैं। तो हम ये पहचानेंगे, यहां पर इस चीज का कैलकुलेशन करेंगे कि इस परपथों में जो विभवांतर आगे है, कला आगे, मतलब विभवांतर धारा, इनमें से कौन आगे है, कौन कौन से परपथों में। सबसे पहले हम तीन परपथ पढ़ेंगे। एक तो वो जिसमें केवल क्या होगा, प्रतिरोध लगा होगा, क्या लगा होगा, केवल प्रतिरोध ही प्रतिरोध होगा, केवल क्या है, एक रेजिस्टेंस लगा होगा, और उसको किससे जोड़ दिया जाएगा, किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से। दूसरा हम परपथ पढ़ेंगे जिसमें केवल क्या होगा, संधारित्र लगा होगा, जिसमें केवल क्या लगा होगा, संधारित्र। संधारित्र आप जानते हैं, पढ़ा चुके हैं हम। तीसरा एक होगा हमारा एल वाला, एल वाला का होगा, वो होगा जिसमें केवल क्या लगा होगी, कुंडली लगी होगी, केवल क्या क्या लगी होगी, केवल और केवल कुंडली लगी होगी। ठीक है, तो तीन तो ये हो गए जिसमें केवल प्रतिरोध लगा होगा, दूसरे में केवल क्या होगा, संधारित्र, और तीसरे में क्या होगा, केवल कुंडली लगी हुई होगी। फिर ये तीनों को पढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब हम दो चीजों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, यानी दो चीजों को क्या करेंगे, आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और फिर उसमें क्या लगाएंगे, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से उसको जोड़ देंगे। स्रोत से जोड़ने का मतलब उसके जो तार हैं वो प्रत्यावर्ती धारा में हम कनेक्ट कर देंगे, लगा देंगे। तो दूसरे में फिर हम पढ़ेंगे आरसी परपथ। क्या पढ़ेंगे, आरसी परपथ। आरसी परपथ का मतलब क्या हो गया कि इसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, यानी कि प्रतिरोध और संधारित्र क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ करके, कौन सा श्रेणी आरसी परपथ होगा, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ के बिजली में लगाएंगे। तब हम क्या पता लगाना चाह रहे हैं, इन परपथों में हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि इनमें जो धारा बह रही है और जो वोल्टेज है, धारा और वोल्टेज में कितना मतलब कलांतर है या नहीं है, ये समान कला में है या पीछे चलते हैं, या कैसे कैसे करके इसमें क्या चीजें हैं, इन चीजों का कैलकुलेशन करेंगे। मुख्य रूप से धारा और इनके बीच में कलांतर पता करेंगे। दूसरा
आर और सी को जोड़ देंगे, फिर अगली बार हम एल और किसको जोड़ देंगे, सी को जोड़ देंगे, ठीक है, किसको जोड़ देंगे, एल सी को जोड़ देंगे, फिर तो एल सी परिपथ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल सी परिपथ, और फिर एक बार क्या है एल और आर को जोड़ देंगे तो एल आर परिपथ बन जाएगा, और फिर हम तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो एल सी आर परिपथ बन जाएगा। कौन सा परिपथ, एल सी आर परिपथ, तीनों को हम क्या है श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है, यहाँ पे ये चीज हमारे समझ में आ गई है, क्या समझ में आ गया है, ये चीज हमारे समझ में आ जाती है, क्या चीज समझ में आ जाती है, ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर इतनी सारी चीजों को हमें पढ़ना है, और एलसीआर जो परिपथ है इस पर आधारित न्यूमेरिकल या फिर इसकी थ्योरी या फिर इसका जो डेरिवेशन है वो एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। ऐसा कोई भी वर्ष नहीं, ऐसा कोई भी सेट नहीं जिसमें एलसीआर सर्किट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के इस टॉपिक से प्रश्न ना पूछा जाए, वो भी लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये सब कुछ पढ़ना है। पहले हम इस वीडियो में क्या है इन तीनों को खत्म करने वाले हैं कि ये तीनों क्या हैं और इनमें किस तरीके की बातें रहती हैं। नीचे वाले जो होंगे वो क्या हैं, इनसे बड़े हैं, इसलिए इन तीनों को अगर आप समझ जाते हैं तो आगे वालों को समझना काफी ज्यादा सरल रहेगा। तो फिर से एक बार कंसंट्रेशन बनाएं, और कंसंट्रेशन बनाने के बाद क्या करें, फिर से जो है शुरू करें। चलो सबसे पहला यहां पर हम पढ़ने वाले हैं, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या है, केवल और केवल क्या लगा हुआ है, शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, शुद्ध प्रतिरोध लगा है। ऐसे परिपथ को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर थ्योरी लिखेंगे कि एक आर ओम वाले प्रतिरोध पर, आर ओम वाले प्रतिरोध पर V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, प्रत्यावर्ती वोल्ट, प्रत्यावर्ती विभव लगाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आर ओम वाला क्या है प्रतिरोध है, और उसको क्या है एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया गया है। वो प्रत्यावर्ती स्रोत क्या है, उसका जो व्यंजक है वो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। क्या है वो, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। चित्र में दिखा देता हूं आपको, चित्र में क्या दिखा देता हूं, यहां पर क्या है, ये जो चिन्ह जो बना हुआ है ये क्या दिखाता है, एसी को दिखाता है। किसको दिखाता है, यानी कि एसी सोर्स है। यहां पर क्या है, ये प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, एक प्रतिरोध हो गया आर, जिसका वैल्यू कितना है, आर है। अभी सवाल थोड़ी ना कर रहे जो ऐसा होगा। ठीक है, और ये क्या है, प्रत्यावर्ती स्रोत है। ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। ठीक है, और यहां इसका जो वैल्यू है वो क्या है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, इस व्यंजक से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, ये चिन्ह ऐसा ही बनता है, यानी कि ऐसा जो चिन्ह होता है, ऐसा वाला, कौन सा वाला चिन्ह, ऐसा वाला जो चिन्ह होता है ये किसको प्रदर्शित करता है, एसी को प्रदर्शित करता है। क्यों, क्योंकि जो एसी होती है वो ऐसे ही तो बहती है, इसलिए ऐसा चिन्ह क्या करता है, एसी को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, एसी को। ओके डन, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, इस तरीके से क्या है वो हमने बनाया, जिसमें क्या हो गया है तो यहां पर अब हमने ऐसा किया तो आप जानते हैं तब I बराबर क्या होता है, V बट्टे R होता है। तब I बराबर क्या होता है, V बट्टे R। सही है, I बराबर क्या होता है, V बट्टे R होता है या नहीं होता। आपको क्या पता है, आपको V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी पता है, यानी कि आपको V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाला तो सूत्र आपको पता है। अब आप कौन सा वाला निकाल दीजिए, I वाला सूत्र और निकाल दीजिए। दो सूत्र बताए थे मैंने, और उन सूत्रों को देख के ही हम ये बताते हैं कि इसमें कलांतर है या नहीं है, कौन आगे है और कौन पीछे है। तो आपको V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी तो पता है, I वाला सूत्र निकाल दीजिए यहाँ पे, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। और जब आप इसकी सहायता से I वाला निकालेंगे तो ये देखिए कि वो दोनों सेम आ रहे हैं, कौन उनमें आगे आ रहा है और कौन उनमें पीछे आ रहा है, तो आप क्या है इसको पूरा कर पा रहे हैं। I बराबर क्या होता है, V बटे R।
अब यहाँ पे देखिएगा आई बराबर क्या हो गया, v बट्टे आर हो गया। तो आई बराबर v बराबर यहाँ पर क्या है, v नॉट साइन ओमेगा टी है। v बराबर क्या है, v नॉट साइन ओमेगा टी, और नीचे कितना r। ठीक है, v बराबर क्या है, चूंकि v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा ही तो लिखा हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पे I बराबर क्या हो गया, v नॉट बट्टे r, और पीछे क्या हो गया, साइन ओमेगा टी। देखो I बराबर v बट्टे r है, यहाँ पर कितना है, v नॉट बट्टे r, तो v नॉट है, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, तो v नॉट बट्टे r किसके बराबर होगा, I नॉट के बराबर होगा। तो I बराबर इसकी जगह पर क्या कर दिया जाएगा, I नॉट, क्योंकि ये v नॉट बट्टे r है, अधिकतम मान बट्टे क्या है, प्रतिरोध। तो ये क्या हो गया, आई नॉट हो गया, क्या हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या हो गया ये, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई बराबर क्या हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, यहां पे लिख दीजिएगा कि आई नॉट बराबर क्या है, वी नॉट बटे आर, जहां आर क्या है, नियतांक है, आर तो क्या है, नियतांक है, क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा ना, ये तो बदलने वाला नहीं है, इसलिए वी नॉट की जगह पर क्या है, वी नॉट बटे आर की जगह पे आई नॉट कर दिया। आप क्या समीकरण लेके चले थे, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी लिया आपने, निकाल के लाए i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या किसी में फाई जुड़ा हुआ या घटा हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, सेम आ रहे हैं, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। न तो फाई घट रहा है कहीं पे, और नहीं क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। जब फाई ना कहीं घट रहा है ना जुड़ रहा है, तो इसका मतलब इनके बीच में कोई भी कलांतर नहीं है, यानी कि इसमें क्या है, धारा और विभवांतर दोनों ही क्या हो रहे हैं, एक ही समय पर अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर रहे हैं, कोई आगे पीछे इसमें नहीं है, न धारा अग्रगामी न वोल्टेज अग्रगामी, दोनों क्या है, समान कला में हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अतः यहां पर आप लिखेंगे दोनों समीकरणों को देखने पर, अतः शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध ओमीय प्रतिरोध वाले, शुद्ध ओमीय प्रतिरोध वाले, प्रतिरोध वाले परिपथ में धारा व वोल्टेज समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। किसमें होते हैं ये धारा और वोल्टेज, दोनों ही कैसे रहते हैं, समान कला में रहते हैं। जब समान कला में हैं तो इनके फेजर्स आरेख जो होगा और जो इसका घोड़ी सदिश होगा वो कौन सा बनेगा, इनका घोड़ी सदिश और जो फेजर्स आरेख है वो वही बनेगा जो आपने क्या है, समान कला वाले में बनाया था। तो आपके पास वो बना हुआ है, इसे लिखने के बाद क्या करेंगे, आप उसको बनाएंगे और इतना नोट करेंगे। ठीक है, अभी यहां पर फिर दूसरा एक और परपथ हमने ले रखा है। यदि परपथ में एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी व एक संधारित्र हो, तो ऐसे परपथ को शुद्ध धारितीय परपथ कहते हैं। तो अपनी हेडिंग बनाइएगा कि जब परपथ में केवल शुद्ध संधारित्र हो या शुद्ध धारिता हो, ऐसा। ठीक है, यानी कि अब एक ऐसे पर्वत की बात कर रहे हैं जिस पर्वत में क्या होता है, केवल और केवल क्या लगा होता है, एक संधारित्र लगा हुआ होता है। तो ऐसे पर्वत की वहां पर कौन आगे होगा और कौन पीछे होगा ये जानना है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक संधारित्र है, उस पर क्या लगा दिया गया है, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी लगा दिया गया है। पर्वत में धारा परिवर्तित होने के कारण, अब पर्वत में क्या होगा, धारा परिवर्तित होने के कारण संधारित्र की प्लेटें एकांतर क्रम में धनावेशित व ऋणावेशित होती हैं। जब भी कभी संधारित्र पर क्या होता है, प्रत्यावर्ती स्रोत लगाया जाता है, तो उसकी जो प्लेटें हैं वो कभी एकांतर क्रम में यानी कि लगातार क्रम से क्या होती हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। ये धनावेशित हो गई, ये ऋणावेशित हो गई, फिर ये ऋणावेशित हो जाएगी, ये धनावेशित हो जाएगी। इस तरीके से क्या है, एकांतर क्रम में ये अपना बदलती रहती है। ठीक है, यदि किसी क्षण t पर संधारित्र की प्लेटों पर आवेश q हो, अब यहाँ पे से शुरू करते हैं हम कि यदि किसी क्षण t पर, यानी कि मान लीजिए कोई समय था, उस पर संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश है वो कितना है, q हो, तब q बराबर आप क्या जानते हैं, cv। q बराबर क्या होता है, cv होता है। ये आप नहीं जानते तो क्या है, फिर आप संधारित्र वाला पार्ट पढ़िए, क्योंकि आवेश जो होता है वो q बराबर क्या होता है, cv होता है। ठीक है, यहाँ ये क्या है, संधारित्र की धारिता, और ये क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, तो Q बराबर क्या हो गया, CV। C यहाँ पे यही रहने दीजिए, V बराबर कितना लगा दीजिएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। V बराबर क्या लगा दीजिए, V नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, यहाँ के बाद क्या करें, इसे समीकरण बना दो फर्स्ट। क्या बना दिया हमने, समीकरण फर्स्ट, और यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर,
अवकलन करने पर हम करेंगे यहां पर इसका अवकलन। तो आप अवकलन नहीं जानते तो अवकलन भी सिखाएंगे, ठीक है। तो अवकलन होता है dq बट्टे dt, यानी कि अगर d बट्टे dt अगर किसी अक्षर के आगे लगा है तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसका अवकलन। तो ये हो गया dq बट्टे dt और बराबर, देखो अवकलन जो होता है d बट्टे यहाँ पे लिख देते हैं dt लगा दिया, और किसका अवकलन करना है, सी वी नॉट साइन ओमेगा t। इस सारी चीजों का क्या करना है, हमें अवकलन करना है। किसके सापेक्ष अवकलन है, t के सापेक्ष अवकलन है। तो देखो ये dq बट्टे dt तो यूं ही रहेगा, है। अब यहाँ पे देखो c क्या है, संधारित्र की धारिता है, नियत राशि है। नियत राशियां जो होती हैं उनका क्या होता है, यहाँ पर अवकलन या समाकलन नहीं होता। तो c बाहर निकाल लिया, v नॉट को हमने बाहर निकाल लिया, क्योंकि इसका भी अवकलन नहीं होगा। अवकलन होगा तो किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ होगा d बट्टे dt, किसका, साइन ओमेगा टी का। किसका होगा, साइन ओमेगा टी का। अब देखो थोड़ा सा कठिन लगने वाला है, थोड़ा सा अजीब लगेगा, वो इसलिए लगेगा क्योंकि ये साइन, आपको अगर अवकलन नहीं आता है तो d बट्टे dt साइन ओमेगा टी, यानी कि साइन ओमेगा टी का ये अवकलन की बात बोलता है। ये बोलता है कि इसका अवकलन कर दो, क्या कर दो, अवकलन। ये अवकलन का चिन्ह है। तो साइन ओमेगा, अब यहाँ पे बात यह है कि साइन थीटा का जो अवकलन होता है वो होता है कॉस थीटा। कितना होता है, कॉस थीटा। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। लेकिन यहां पे बात थोड़ी अजीब इसलिए है क्योंकि यहाँ थीटा की जगह के पर क्या है, दो चीजें हैं, ओमेगा भी है और साथ ही कौन है, टी भी है। तो ये पूरी जो राशि है इसका अवकलन करेंगे तो पहली बार तो ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी, यानी कि साइन थीटा का और अवकलन कर दे तो वो कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। लेकिन फिर इसमें ओमेगा और टी दो चीजें थी, इसलिए ओमेगा टी का जब अवकलन करते हैं तो जो नीचे ओमेगा टी का अवकलन करके कहां पे लिख देते हैं, नीचे। यानी कि ओमेगा टी का अगर आप अवकलन करेंगे तो डी बट्टे क्या होगा, dt होगा, और डी बट्टे dt, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ये अवकलन करते हैं तो डी बट्टे dt, और फिर साइन ओमेगा टी का तो अवकलन कर दिया तो कॉस ओमेगा टी। फिर ये ओमेगा और टी दो चीजें हैं, इसलिए ओमेगा टी का जब अवकलन करेंगे तो अवकलन में क्या होता है, ये पावर घट जाती है। तो एक में से एक पावर घटेगी तो जीरो बचेगी, यानी कि खाली क्या बचेगा, ओमेगा बचेगा। तो यहाँ पर जो ओमेगा बचेगा उसको क्या कर देते हैं, इसके गुणा में लिख देते हैं, उसके किसमें लिख देते हैं, गुणा में। और जो समाकलन होता है उसमें कहां पे लिखते हैं, भाग में। तो साइन ओमेगा टी का जो अवकलन है वो क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी इंटू क्या, ओमेगा। ठीक है, क्या हो गया, ओमेगा टी का भी अवकलन करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, ओमेगा, यानी कि टी की पावर मैंने बताया पावर एक घटा देते हैं तो एक में से एक पावर गई तो क्या बचा, जीरो, और फिर क्या कर दिया नीचे, तो जीरो पावर बची, कितनी बची, जीरो, और जीरो का आगे लेके आएंगे तो क्या हो जाता है, फिर पूरा का पूरा आपका पूरा खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो टी ओमेगा टी का जो अवकलन है वो कितना हो गया, ओमेगा। यानी अगर किसी राशि जैसे 5t का अगर अवकलन करें हम टी के सापेक्ष तो खाली क्या बचेगा, 5 बचेगा। 3t का करें तो क्या बचेगा, खाली 3 बचेगा। और साइन ओमेगा टी का करें तो क्या आता है, कॉस ओमेगा टी। तो इस पूरे का जो वैल्यू है वो कितना निकल के आया, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो dq बट्टे dt, dq बटे क्या, dt बराबर सी वी नॉट, और इसकी जगह पर क्या बचा, कॉस ओमेगा टी, और इंटू क्या, ओमेगा। क्या हुआ, इंटू ओमेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं इसको इरेज करता हूं, आप चाहे तो नोट कर ले, समझ गए होंगे। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, हमने क्या लिख रखा है, यहां पे लिख रखा है dq बट्टे dt और बराबर सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी और इंटू क्या है, ओमेगा। यही तो है। अब क्या करूं, देखो dq बट्टे dt जो होता है, dq बट्टे dt जो होता है ये किसके बराबर होता है, I के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, I के, क्योंकि ये आवेश परिवर्तन की दर है। क्या है, ये आवेश परिवर्तन की दर है, और आवेश परिवर्तन की जो दर होती है वो किसके बराबर होती है, धारा के बराबर होती है। तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया I बराबर सी वी नॉट, इस ओमेगा को इसके साथ ही ले आइएगा, और ये हो गया आपका कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसको ले आए हम किसके बराबर, कॉस ओमेगा टी। अब ये हो गया आपका आई, यहां कोष्टक में इधर लिख देंगे, आई बराबर क्या हो गया, आपका dq बट्टे dt। dq बट्टे dt किसके बराबर है, आई के बराबर है। सो हमने ऐसा कर दिया। अब आगे बात करते हैं, तो आगे अगर हम बात करें तो आई बराबर, हमें v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी से शुरू किया था, और हमें क्या करना है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी बनाना है, और उसमें देखना है कि इसमें कालांतर आएगा या फिर नहीं आएगा, यानी कि कौन आगे कौन पीछे, फाई आएगा या नहीं। तो पहली बात तो ये कि कॉस में है तो इसको किसमें चेंज करना है, साइन में, क्योंकि कॉस में समीकरण नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसमें, साइन में। साइन में समीकरण बनाना है। तो आई बराबर
सी वी नॉट और ओमेगा, ठीक है, सी और वी नॉट और ओमेगा। कॉस ओमेगा टी को अगर मैं साइन ओमेगा टी और प्लस पाई बाई 2 लिख दूं तो कोई दिक्कत आएगी? दिक्कत तो नहीं आएगी अगर मैं आपको बता दूं कि साइन 90 प्लस थीटा यानी कि साइन पाई बाई 2 प्लस जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर। साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर। तो वही चीज की है मैंने ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अगर हम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख दें तो ये किसके बराबर बैठेगा? खुद ही कॉस ओमेगा टी के बराबर बैठेगा, क्योंकि साइन 90 की वजह से चेंज हो जाएगा किसमें? कॉस में। तो उल्टा चेंज किया है, कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं हम? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आगे आइएगा, आई बराबर, यहां देखो हमें वी नॉट करना है, यहां पे क्या करना है? वी नॉट। और जो सी ओमेगा है इसको कहां पे ले आए? नीचे। वी नॉट ऊपर हो गया, नीचे क्या है? सी ओमेगा। और ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी और प्लस पाई बाई 2। आप देख रहे हैं कि ये धीमे धीमे उसी फॉर्मेट में बनता हुआ आ गया, बनता हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूं यहां पे कि अगर आई बराबर क्या होता है? वी बट्टे आर होता है। आई बराबर क्या होता है? वी बट्टे आर। और अगर मैं कहूं आई नॉट बराबर क्या होगा? वी नॉट बट्टे आर। तो यहां पे सी ओमेगा है, अगर यहां पे आर होता तो आप आई नॉट लिख देते इसको। तो इसका मतलब अगर सी ओमेगा को ही हम क्या मान के चले? आर की तरह मान के चले। आर क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो हम मान के चले, इसमें प्रतिरोध तो है नहीं ना, तो इसमें क्या है? सी ओमेगा है। तो सी ओमेगा को ही अगर हम प्रतिरोध की तरह मान के चले तो क्या होगा? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आई बराबर, इसकी जगह हो जाएगा आई नॉट और साइन ओमेगा टी और प्लस पाई बाई 2। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और चूंकि यहां पे लिख दीजिएगा कि आई नॉट बराबर क्या हो गया? वी नॉट बट्टे सी ओमेगा, इसके बराबर हमने क्या रख दिया? आई नॉट, ठीक है। तो यहां पर हमने ये मान के चला था कि सी ओमेगा क्या है? प्रतिरोध की तरह है। उसकी बात अभी थोड़ी देर में करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहां पे क्या निष्कर्ष निकला? आई बराबर क्या निकल के आया? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब आप लेके चले थे वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई में निकल के आया आई नॉट साइन ओमेगा टी और पाई बाई 2। इसका मतलब धारा क्या चल रही है? प्लस जुड़ रहा है इसमें, तो धारा क्या चल रही है इसमें? पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या चल रही है? आगे चल रही है। तो ऐसे परिपथ में, कैसे परिपथ में? जिसमें केवल धारिता लगी होती है, उसमें जो धारा है वो वोल्टेज से क्या होती है? 90 डिग्री अग्रगामी होती है। वोल्टेज से कितना आगे रहती है वो? 90 डिग्री अग्रगामी रहती है। यहां तक आप क्या है, पहले इसको नोट करें पॉज करके। अब इसके निष्कर्षों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कि हमने निष्कर्ष क्या निकाले इससे और हमने क्या फाइंड कर लिया, ठीक है। हम लेके क्या चले थे? v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। हमारे पास क्या था? v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी था, ठीक है। और हमने निकाल क्या लिया? i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस क्या? इसमें पाई बाई 2। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हो है इसमें जो धारा है वो क्या है? वोल्टेज से क्या कर रही है? 90 डिग्री आगे चल रही है। या फिर ये समझ लीजिए कि वोल्टेज जो है वो धारा से 90 डिग्री कैसा चल रहा है? पीछे चल रहा है। आपकी मर्जी है, आप कैसे भी याद करें, ठीक है। दोनों ही समझने में सरल है। तो यहां पर हुआ निष्कर्ष इसका, अतः स्पष्ट है कि शुद्ध धारिता वाले परिपथ में, शुद्ध धारिता वाले परिपथ में, शुद्ध धारिता वाले परिपथ में वोल्टेज धारा से, यहां वोल्टेज के पदों में ही याद करें तो ज्यादा बेहतर है। वोल्टेज धारा से 90 डिग्री, कितना? 90 डिग्री अथवा पाई बाई 2, अथवा पाई बाई 2 पश्चिगामी होता है। कैसा होता है? पश्चिगामी होता है। 90 डिग्री पश्चिगामी चलता है, होता है, ठीक है। तो इस निष्कर्ष पे हम पहुंचे कि इस प्रकार का जो परिपथ होगा उसमें जो बनाया गया है वो क्या होता है? 90 डिग्री पश्चिगामी चलता है, ठीक है। तो यहां पे ये कैसा चल रहा है? पश्चिगामी चल रहा है। तो पश्चिगामी चलने का फिर हम बनाते हैं यहां पर आरेख। क्या बनाते हैं? आरेख बनाते हैं। और जब हम आरेख बनाएंगे तो फिर कैसा बनाएंगे इस चीज पे बात करते हैं, ठीक है। आरेख बना लेते हैं, फेजर्स आरेख बनाते हैं इसका। फेजर्स आरेख जो बनेगा इसका, उसमें 90 डिग्री का कलांतर दिखाया जाएगा। हमने दिखाया यहां पे ये क्या चल रहा है? यहां धारा चल रही है। यहां पे क्या चल रही है? धारा।
इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रही है, धारा चल रही है, और जो विभवांतर है, जो वोल्टेज है, वो क्या होता है, इससे 90 डिग्री पश्चिमगामी रहता है, ठीक है। 90 डिग्री क्या रहेगा, वो पश्चिमगामी रहेगा। तो वो कैसे बनेगा, इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से ये अपने मैक्सिमम मान पे पहुंचती है, तो उसके 90 डिग्री बाद क्या होता है, ये अपने मैक्सिमम मान पे पहुंचता है। ऐसे करके दोनों का जो होगा वो इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। गलत बन गया, गलत बन गया, गलत बन गया, ऐसे करके बना देंगे, ठीक है। इस तरीके से बना देंगे। आप क्या है, बुक से मॉडल से देखें, वहां ज्यादा अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से बना देंगे। हम इसके घूर्णी सदिश की बात करते हैं। जो घूर्णी सदिश है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और सही समझाने में हमें क्या करेगा, सहायता करेगा, ठीक है। तो घूर्णी सदिश हमने लिया यहाँ पर, क्या लिया, यहाँ पर क्या है, आपकी मूल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस है, यहाँ पर मूल बिंदु है। तो हमने यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पर मान लीजिए क्या चल रहा है, वी नॉट चल रहा है। यहाँ पे घड़ी की सुई कितनी है, वी नॉट वाली है, और धारा वाली जो होती है वो क्या है, इससे 90 डिग्री आगे चल रही है। तो वो कहां पे होगी, यानी कि ये सुई यहाँ पे है, तो वो 90 डिग्री आगे चल रही है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। तो आई नॉट वाली जो सुई है वो कहां पर होगी, वो यहाँ पर होगी। इस तरीके से क्या होगा, ये ओमेगा टी हो गया, और यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक क्या है, समकोण हो गया, और यहां तक क्या है, ओमेगा टी है। या इस एक्स अक्ष से क्या है, ये ओमेगा टी ऊपर चढ़ा हुआ है, कौन, वी नॉट। तो आई नॉट क्या है, इससे 90 डिग्री आगे चल रहा है। इस तरीके से क्या है, ये दिखाया गया है कि इसका क्या है, ये घूर्णी सदिश है। तो इस स्थिति में इसका जो घूर्णी सदिश होगा वो इस तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। यहां तक दोनों को क्या है, बना लें। यहाँ पे टी दिखाएं, यहाँ पर एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये क्या है, इसकी एक्स अक्ष, और यहाँ पर क्या है, आई नॉट दिखाया जाएगा। यहाँ पर क्या है, वी नॉट, यहाँ पर वी नॉट दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ओके। चलो यहां तक नोट करते हैं। फिर आगे इसी में और बात की जाती है कि आगे इसमें अब और क्या समझने वाला है, इसमें और क्या समझते हैं। अब आगे हम इसमें यह समझते हैं कि जब हम वो समीकरण कर रहे थे तो हमने क्या लिया था, आई नॉट बराबर वी नॉट बट्टे यहां पर सी ओमेगा मान लिया था। क्या मान लिया था, आई नॉट बराबर वी नॉट बट्टे सी ओमेगा। हाँ, यहाँ पे तुलना जो है इसकी ओम के नियम से की थी कि आई बराबर क्या होता है, वी बट्टे आर होता है। तो यहाँ पर अगर तुलना की बात की जाए तो आर बराबर यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओमेगा सी दिखाई दे रहा है। आर बराबर क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए, ओमेगा सी दिखाई दे रहा है। तो ये जो आर है ये क्या है, ओमी प्रतिरोध है, लेकिन यहाँ पे तो ओमी प्रतिरोध है नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सी ओमेगा जो पद है वो क्या होता है, यानी कि 1 बट्टे ओमेगा सी। यहाँ पर क्या हो गया आपका 1 बट्टे ओमेगा सी, ठीक है। यह इस परिपथ में प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है, प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। वो पीछे गलत हो गया, एक चक्कर क्या हो गया, वो गलत हो गया, ठीक है। ओमेगा नॉट नहीं, वो 1 बट्टे ओमेगा सी ऐसे करके आएगा, ठीक है। वो ऊपर से नीचे उतारा जाएगा तो 1 बट्टे ओमेगा सी में उतारा जाएगा, वो गलत हो गया। तो हो जान दो, अब तुम ठीक कर लेना उसे। यहाँ पे जब हम उसे उतार के लाए थे ओमेगा और सी को नीचे, तो वो क्या था, 1 बट्टे ओमेगा सी में उतर के आएगा। तो 1 बट्टे ओमेगा सी जो है वो किसकी तरह कार्य करता है, प्रतिरोध की तरह। यह प्रतिरोध यानी कि यह प्रतिरोध धारिता के कारण है, यह प्रतिरोध धारिता के कारण है, इसलिए यह प्रतिरोध धारिता के कारण है, इसलिए इसे प्रतिरोध न कहकर धारकीय प्रतिघात कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, धारकीय प्रतिघात कहते हैं। वो गलत जो हो गया है उसे आप क्या है, ठीक कर लेना। यहां से उतर के आएगा तो 1 बट्टे ओमेगा सी में उतर के आता है। 1 बट्टे ओमेगा सी किसकी तरह कार्य करता है, आर की तरह। वो मुझसे गलती हो गई थी, ठीक है। तो वो क्या है, धारकीय प्रतिघात कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, धारकीय प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। किसको, 1 बट्टे ओमेगा सी को क्या कहते हैं, धारकीय प्रतिघात। इसे एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित किया जाएगा, एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं, एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं, कर लिया, ठीक है। इसका मात्रक भी क्या होता है, इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक क्या है, ओम है, क्योंकि ये क्या है, प्रतिरोध है, ओम होता
है। ठीक है, तो एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है। ध्यान रखेंगे, एक्स सी बराबर क्या हो गया, 1/ओमेगा सी। ये था आपका कौन सा वाला परपथ, जिसमें क्या होती है, केवल शुद्ध धारिता लगी हुई होती है। अभी का जो परपथ है वो है कि एक ऐसा परपथ जिसमें क्या लगी हुई है, केवल कुंडली लगी हुई है, जिसमें क्या लगा हुआ है, 100 प्रेरकत्व वाली क्या है, L 100 प्रेरकत्व वाली कुंडली लगी हुई है, और उसके सिरों पर V बराबर V0 sin ओमेगा टी लगा दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला जो परपथ होगा वो क्या होगा, वो कहलाता है आपका शुद्ध शुद्ध प्रेरकीय परपथ, यानी कि शुद्ध प्रेरकीय परपथ। ये शुद्ध प्रेरकीय परपथ है, जिसमें क्या है, केवल और केवल शुद्ध धारिता, शुद्ध जो है इसमें प्रेरकत्व लगा हुआ है, एक कुंडली लगी हुई है, इस तरीके से कुंडली लगाई गई है, वोल्टेज लगाया गया है, तब क्या होगा, यदि परपथ में एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल V बराबर V0 sin ओमेगा टी तथा स्वेग प्रेरकत्व L वाली कुंडली हो, तब ऐसा परपथ शुद्ध प्रेरकीय परपथ कहलाता है। तो ये शुद्ध प्रेरकीय परपथ है। अब यहाँ पे कहा है कि परपथ में निरंतर धारा परिवर्तन के कारण कुंडली में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो कि लगाए गए विभवांतर के बराबर होता है। जब कुंडली के अंदर क्या होगा, यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वहां पर धारा क्या हो रही है, प्रत्यावर्ती है, लगातार बदलती है डायरेक्शन, और इसका जो एम्पलीट्यूड है, जिससे क्या होता है, इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उससे क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल भी पैदा हो जाता है। ठीक है, जब प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, वो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो किसके बराबर होता है, लगाए हुए उस वोल्टेज के बराबर होता है। तब ई बराबर किसके दिखाया है, हमने वी के दिखाया है। अब कह रहे हैं कि यदि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर di/dt हो, अगर कुंडली में क्या है, धारा परिवर्तन की दर di/dt है, तो E बराबर L di/dt, ये हमने पढ़ाया था जब हम स्वप्रेरकत्व को पढ़ा रहे थे तब। तो E बराबर क्या हो गया, L di/dt। E किसके बराबर है, V के बराबर है, और V किसके बराबर है, V0 sin ओमेगा t, इसलिए V0 sin ओमेगा t बराबर L di/dt हो गया। एल डी आई, अब हमने क्या किया, इस dt को इधर ले आए, और एल डी आई क्या है, वहीं पे रहने दिया, तो एल डी आई बराबर V0 sin ओमेगा t के साथ में क्या लगा दिया हमने, dt लगा दिया, और इसको बना दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 का समाकलन करने पर अब हम क्या कर देते हैं, समीकरण 1 का समाकलन कर देते हैं। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो देखो L का तो समाकलन होगा नहीं, तो सेम यही रहेगा। जब डी आई का समाकलन करेंगे तो खाली क्या बचेगा, आई बचेगा, क्या बचेगा, आई, और ये क्या है, V0 है, V0 का नहीं होगा समाकलन। साइन ओमेगा टी का किया तो क्या आया, कॉस ओमेगा टी, और बट्टे क्या आया, ओमेगा, क्योंकि ये अवकलन नहीं क्या है, समाकलन है, इसलिए बट्टे में आएगा ओमेगा, अवकलन में ऊपर आया था, तो कॉस ओमेगा टी बट्टे ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी यानी साइन ओमेगा टी का क्या होता है, कॉस ओमेगा टी हो गया यहाँ पे समाकलन, लेकिन किसका हो गया, माइनस का, क्योंकि अवकलन प्लस का होता है, और जो समाकलन है वो किसका हो जाता है, इसका माइनस का होता है, तो ये क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, यहाँ के बाद क्या करें, हमें जो समीकरण है वो किसमें बनानी है, साइन में बनानी है। इस L को कहां पे ले आए, हम नीचे ले आते हैं, चलिए, तो I बराबर हो गया आपका माइनस V0 बट्टे, यहाँ पर ओमेगा है और L है, यानी L को भी नीचे ले गए तो L ओमेगा हो गया, और यहाँ पर है आपका कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी है। तो अब हम क्या करें, I बराबर माइनस V0 बट्टे L ओमेगा, या ओमेगा L समझिए, क्या समझिए, ओमेगा L, कॉस ओमेगा टी को क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, साइन, यहां पे लिख देते हैं π/2 माइनस ओमेगा टी, यानी साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर ही होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर किसके होगा, कॉस थीटा के ही तो बराबर होता है। तो यहां पर क्या हो गया, इस चीज को, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी बराबर होगा किसके, कॉस ओमेगा टी के। ठीक है, ये माइनस है, इसमें इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो आई बराबर क्या होगा, V0 बट्टे ओमेगा एल, यहाँ पे हो जाएगा साइन और π/2, साइन π/2। अब देखिए यहाँ पे जब ये माइनस इसके अंदर जाएगा तो ये ओमेगा टी तो प्लस का हो जाएगा, और ये π/2 किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ओमेगा टी माइनस क्या हो गया, π/2। ठीक है, ओमेगा टी माइनस क्या हो गया, π/2 हो गया, सही है। अब यहाँ पे क्या करें, आई बराबर, यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम इसको R मान के चले, इसको नीचे वाले को क्या मान लें, प्रतिरोध मान लें, तो V0 बट्टे R की तरह काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये I0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I0, और ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी, और माइनस क्या हो गया, π/2। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि इस परिपथ में क्या है, जो धारा है वो वोल्टेज से क्या हो रही है, पश्चगामी है, यानी कि वोल्टेज क्या चलता है, इसमें अग्रगामी चलता है। धारा पीछे चल रही है 90 डिग्री, तो वोल्टेज कैसा चल रहा होगा, इसमें आगे चल रहा होगा। अतः शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ में, अतः शुद्ध प्रेरकत्व
प्रेरकत्व वाले परिपथ में वोल्टेज धारा से कितना 90 डिग्री यानी π/2 अग्रगामी होता है। कितना कला में क्या होता है? अग्रगामी होता है। तो ये 90 डिग्री क्या चलेगा? इससे अग्रगामी होता है, आगे चल रहा है। ठीक है, तो इतना क्या चलता है? ये इससे आगे चलता है। यहां तक का क्या है आप नोट करें। अब यहाँ पे बात ये है कि अब इनका फेजर आरेख और वो जो घोड़ी सदिश है वो कैसे बनाया जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे घोड़ी सदिश बनाता हूँ। फेजर आरेख में कुछ नहीं है, आपको 90 डिग्री बस क्या है पहले वाले का उल्टा करना है। वहां पे जहां आई था वहां भी करना है, जहां भी था वहां क्या करना है? आई। घोड़ी सदिश देखते हैं इसका कैसा बनेगा। तो इसका जो घोड़ी सदिश होगा वो क्या है? घोड़ी सदिश इस तरीके से होगा कि ये तो आपकी एक्स एक्सिस हो गई मूल और ये वाई डैश हो गई नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन आगे चल रहा है? यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कैसा चल रहा है? आगे। वोल्टेज कितना चल रहा है? ओमेगा टी इतना आगे चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका V0 हो गया। लेकिन धारा जो है वो क्या हो रही है? 90 डिग्री पीछे चल रही है, वो पश्चिगामी है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में क्या है? 90 डिग्री का कलांतर है और पीछे की दिशा में दिखाएंगे। आगे नहीं चल रही, वो पीछे चल रही है, इसलिए इन दोनों के बीच में कितने का? 90 डिग्री का कलांतर हो गया। और ये चुराई कौन सी है? I0 की है। किसकी है? I0 की है। तो ये क्या बन गया? इसके घोड़ी सदिश बन गया। क्या बन गया? घोड़ी सदिश। ये घोड़ी सदिश बनाना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जो इसका हमने आगे क्या माना था, यहां ओमेगा एल, यहां पर क्या था? एक यहां पर हमने क्या लिया था? ओमेगा एल। ओमेगा एल किसके बराबर? ओमेगा एल इस परिपथ में प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। यही तो माना था, तभी तो I0 रखा था। प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। इसे प्रतिरोध नहीं बल्कि धारकीय प्रतिघात कहते हैं। धारकीय प्रतिघात कहते हैं। क्योंकि यह प्रतिरोध धारिता के कारण सॉरी गलत हो गया। इसे क्या कहते हैं? प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। क्योंकि इसे धारिता नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? प्रेरक द्वारा पढ़ा रहे हैं। तो इसे प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। क्योंकि यह प्रतिरोध किसके कारण है? क्योंकि यह प्रतिरोध कुंडली के कारण है। क्योंकि यह प्रतिरोध किसके कारण है? कुंडली के कारण है। इसे एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो प्रेरकीय प्रतिघात है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करेंगे? एक्सएल से। तो एक्सएल बराबर क्या हो गया? ओमेगा एल हो गया। क्या हो गया? एक्सएल बराबर ओमेगा एल। और एक्सएल बराबर ओमेगा का मान होता है 2πf और एल। ठीक है, जहां एफ क्या है? एफ है यहाँ पर आवृत्ति, एसी की आवृत्ति। एसी की जो आवृत्ति है वो क्या है? एफ है यहाँ पर आवृत्ति। ठीक है, एफ क्या है? एसी की आवृत्ति। और इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक क्या होगा? ओम होता है। इसका भी मात्रक क्या है? ओम होता है। यानी कि ये भी क्या है? एक तरीके से प्रतिरोध है, जिसे क्या कहते हैं? प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। ओम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमने देखा कि जो शुद्ध ओम वाला प्रतिरोध है उसमें क्या है? ये दोनों समान कलाओं में होते हैं। और जहां पर शुद्ध धारिता लगी हुई है, संधारित्र लगा हुआ है, वहां पर वोल्टेज क्या होता है? धारा से पश्चिगामी होता है। और कुंडली वाले में वोल्टेज धारा से अग्रगामी होता है। इन तीन चीजों के आधार पर क्या है, हम आगे जो और भी तेरी गलियां मुझको भावे गलियां।